हेलो थ्रीएन फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग जियोयान होते तो क्या करते, लेकिन नई भरी हुई है दिमाग में ठरक बनती। कमेंट जाके देखो, पिछले वीडियो के एक से बढ़ के एक कमेंट आए हुए हैं। मैं क्यून मेडुसा के साथ फैमिली की ग्रोथ करता, सारी लड़कियां मेरी होती, सारी वाइफ मेरी होती। ठरकियों सुधर जाओ, कुछ अच्छा बोल देते। बेचारे की वाइफ बस देखिए तुम लोगों ने, स्ट्रगल भी देखो। लेकिन नहीं, रग रग में भरी हुई है ठरक बनती, तो कहां से उसका स्ट्रगल दिखेगा? हम लोगों को तो बस यही लग रहा है कि बंदा एंजॉय कर रहा है। खैर तुम लोगों को क्या, मुझे भी यही लग रहा है कि बंदा एंजॉय कर रहा है। अगर ये वाला ऑफर होगा तो भाई कोई भी पिटने कुटने को तैयार है यार। हालांकि एक दो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, उनके आंसर थे मैं पूरी दुनिया को अपने पैरों में झुका लूंगा। लेकिन भाई मैं समझाना चाहता हूँ, वो दुनिया नहीं डुइकी कॉन्टिनेंट और डूडी कॉन्टिनेंट है। किसी तीसरे कॉन्टिनेंट से किसी चौथे पर्सन को भेजकर कोई 5 मिनट 5-5 लगाएगा तो पूरी दुनिया झुकने की बजाय तुमको झुकना पड़ जाएगा। अभी पता नहीं राइटर कितने पोर्टल खोल के जो को कितने कॉन्टिनेंट में भेज दे। और हाँ भाई, मैं उस बंदे से कहना चाहता हूँ जो कह रहा था क्यून मेडुसा के साथ मैं फैमिली ग्रोथ करूंगा। भाई जिया, लिटिल फेरी, डॉक्टर, यूनियन, यूनर, इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? मतलब बाकियों की कोई इज्जत है कि नहीं है? मिल बांट के रहो सबके साथ। खैर सपने सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा हो भी जाएगा तो तुम कभी भी जियो यार नहीं बन पाओगे। ज्यादा से ज्यादा बाइक फैन बन जाओगे, हो गया। इसीलिए मैं चुपचाप नोबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम चुपचाप सुन लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो और कमेंट कर दो जो कुछ करना हो। क्योंकि बचपन में मैं भी सोचा करता था स्कूल में चोर घुस जाएंगे तो मैं स्कूल वालों को कैसे बचाऊंगा। साला जिंदगी में ना कभी स्कूल में चोर घुसे ना मैंने कभी किसी को बचाया, तो सोचने से कुछ नहीं होता। चलो नोवेल स्टार्ट करते। पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है जियोयान और कियानियान 1000 मेडिसिनल शॉप पर आ गए थे। मैं पिछला एपिसोड अब एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि 2 मिनट पहले ही हो चुके हैं। आपने नहीं देखा, आप पीछे वाले एपिसोड पे चले जाओ, जाके देख लो। तो जियोयान जब 1000 मेडिसिनल शॉप के अंदर आया था तो वहां पे 3 खाने बने हुए थे, 3 एरिया। एक में मेडिसिनल पिल मिल रही थी, एक में मेडिसिनल हब मिल रहे थे और एक में मेडिसिनल एरे मिल रहा था, मतलब फॉर्मेशन एरेस मिल रहे थे, जहां पे जियोयान सबसे पहले एरे वाले शॉप में जाता है। तो चलो अब शुरू करते हैं अपने नोवेल के इस एपिसोड को, और यह एपिसोड जस्ट स्टार्ट होता है वहीं से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियोयान जो कि सबसे पहले जाता है फॉर्मेशन प्लेट के एरिया पे, और इस टाइम पे सभी की नजरें जियोयान के ग्रुप पर ही होती है, खासकर कियानियान के ऊपर। उस शॉप के अंदर जितने भी लोग थे सब कियानियान को ही देख रहे थे, और जितनी भी लेडीज थी वहां पे वो सभी लोग उन बंदों को चींटी काट रही होती है। इधर देख, कियानियान के अट्रैक्शन से काफी सारे लोग कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फीच सा हो जाते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल उसी के ऊपर टिकी रहती है। इसके कारण बाकी की जो लेडीज थी वहां पे उन्हें थोड़ा सा जेलिसी फील हो रही थी। हालांकि जोयान और कियानियान इन सभी से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर करके तुरंत ही फॉर्मेशन प्लेट के एरिया पे पहुंच जाते हैं। जोयान ने पहले भी फॉर्मेशन प्लेट्स देखी थी, लेकिन उसने कभी भी इनके सामने अच्छी तरीके से इन्हें नहीं देखा था, और जोयान इनके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। जैसे ही जॉन वहां पे करीब जाता है तो उसे मेटल की डिस्क प्लेटें दिखाई देती हैं जो कि जेड बॉक्सों के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से संजो कर रखी गई थी, और उनमें काफी सारे मिस्टीरियस सिंबल भी बने हुए थे जो कि आड़े टेढ़े तिरछे मिर्चे थे। हालांकि यहाँ पे जियोयान और कियानियान उस क्रिस्टल काउंटर के अंदर की फॉर्मेशन डेस्क को देख रहे थे कि तभी एक क्यूट सी प्यारी सी खूबसूरत सी लेडीज तुरंत ही उन दोनों की तरफ आते हुए कहती है, हे सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप एक फॉर्मेशन प्लेट खरीदना चाहते हैं? जियोयान और कियानियान जैसे ये अट्रैक्टिव वॉइस सुनते हैं तो तुरंत ही घूम कर देखते हैं तो बाहर उनके जस्ट सामने एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की खड़ी हुई होती है जिसका फिगर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और साथ ही साथ उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और रेड कलर के साथ वो पूरी ही बवाल लग रही होती है। इस टाइम पे ये लड़की जो कि जोयान के सामने आई थी काफी ज्यादा मेच्योर और अट्रैक्शन काफी ज्यादा हाई लेवल पर था इसके बॉडी पे। खास तौर पर जियोयान जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसी को देखे जा रहा होता है और अपने दिल को कांपने से रोक नहीं पाता। उसके फेस के हर एक इंप्रेशन के साथ जियोयान की हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद जियोयान के दिल में बस एक ही गाना बज रहा होता है, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 होले। मतलब जियोयान के कंट्रोल में नहीं होता ऑब्वियसली उसका हार्ट। इस टाइम पे उस ब्यूटीफुल वुमन ने सभी की नजरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होता है और सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस तरीके से उसी को देख रहे होते हैं। इस टाइम पे उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है जिसे देखकर जियोयान बस खो गया होता है, और वहाँ पे खड़े हुए लोग भी सब कुछ भूल सा जाते हैं। तभी जियोयान के बदलते हुए फेस इंप्रेशन को देखकर कियानियान जो कि उसके बगल में खड़ी थी अचानक ही उसे गुस्सा आने लगता है, और वो अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए और दांतों को किसमिसाते हुए मुट्ठी को बांधते हुए तुरंत ही अपने पैर को जियोयान के पैर पर जमकर मारती है, जिससे जियोयान को हल्का सा पेन होता है और तुरंत ही जियोयान झटके से बाहर आ जाता है। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो इससे अट्रैक्ट हो गया। हालांकि जियोयान समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं होने वाली थी और इसने किसी खास टाइप के डुइकी मेथड का
कल्टीवेशन किया था। जिसके बाद जियान उसके बॉडी और पावर को जांच करने की कोशिश करता है तो जियान को काफी ज्यादा झटका लगता है, क्योंकि वो उसके अक्रॉस उसकी पावर को देख ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद जियान तुरंत ही समझ जाता है कि ये खूबसूरत और कमाल की लड़की डाउडी लेवल की वॉरियर है। जियान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में इस मेडिसिनल शॉप में इतने पावरफुल पर्सन से जाकर मिल जाएगा। हालांकि कियान यान जब देखती है कि जियान उसी लड़की की तरफ देख रहा है तो एक बार फिर गुस्से में आकर जियान के पैर पे पैर मारने का मन करती है, लेकिन फिर पैर को जोर से जमीन पर पटक देती है। तभी वो यंग लेडी जियान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ हाँ मिस्टर, आप यहाँ फॉर्मेशन डिस्क लेने आए हैं। तभी जियान ये सोचने लगता है कि अगर इस लेडी ने उसे पहचान लिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि तभी वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, मिस्टर आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, मेरा 1000 मेडिसिनल हाउस किसी की भी पहचान को रिवील नहीं करता। जब तक आप हमारे 1000 मेडिसिनल हाउस में हैं, आप हमारे कस्टमर है और यहाँ पे कोई भी आपको धमकी नहीं दे सकता। जैसे ही जन उसकी बात को सुनता है तो उसे एक बार फिर से बड़ा झटका लगता है कि ये लड़की तो मन की बातों को भी जान लेती है। जिसके बाद जन तुरंत उसे ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद मिस, और इसके बाद अपने हाथ जोड़कर उसकी तरफ बढ़ा देता है। तभी वो यंग लड़की कहती है, मिस्टर आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। इस शॉप के ओनर होने के तौर पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को रिवील ना करूं, वरना मेरे लिए बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि इस लड़की के सामने न केवल काफी ज्यादा पावर है बल्कि इसके बोलने का तरीका भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तभी वो यंग लेडी जॉन को देखकर स्माइल करने लगती है और कुछ नहीं बोलती। बोलती है, मिस्टर क्या आप एरेडिक्स लेने के लिए आए हैं? अगर आप एरेडिक्स लेने के लिए आए हैं तो मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखा सकती हूँ। उसकी बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में स्माइल करता और कहता है, हालांकि मुझे एरेज के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। अगर ओनर खुद ही दिखाना चाहते हैं तो मैं उनमें से एक या दो को देखना चाहूंगा। जो यान और उस ब्यूटीफुल वुमेन के बीच के इस कन्वर्सेशन को सुनकर तो कियान यान के दिल में आग सी लग गई होती है और वो काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही थी। उसी यंग लेडी ने भी कियान यान की इन हरकतों को नोटिस कर लिया था, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और केवल स्माइल कर देती है। जिसके बाद वो क्रिस्टल काउंटर के अंदर जाकर एरे डिस्क को शो करना स्टार्ट करती है और जियान को काफी सारी डिस्क दिखाते हुए कहती है, क्या इन एरे डिस्क में आपको कुछ अलग लग रहा है? जिसके बाद जियान उन सारी डिस्क को देखता है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है, इन सभी एरे डिस्क के अंदर जो सैंपल्स हैं वो अलग अलग हैं और मुझे लगता है इन एरेडिक्स के अंदर बस यही डिफरेंस होना चाहिए। तभी वो क्यूट वुमन कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इनके अंदर सिर्फ यही एक डिफरेंस है। जिसके बाद वो तुरंत ही एक एरेडिक्स को निकालकर एक थॉट के साथ उसे एक्टिवेट करती है और अपनी डुईकुई उसमें डालना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद उसे एक ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और तुरंत ही एक डुईकुई बैरियर को क्रिएट कर देती है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा शौक होता है और तारीफ पे तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। जॉन को पता था कि ये डुईकुई बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अकेले 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के अटैक को रोक सकता है और यह डिफेंस टाइप एरे होता है। तभी वो यंग लेडी जॉन को बताती है, मिस्टर हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेशन का फाउंडेशन स्पिरिट स्टोन है और ये नॉर्मल दिखाई दे सकती है लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा है। हालांकि इसका यूज केवल एक ही बार किया जा सकता है, जिसके बाद ये कचरे के जैसी हो जाएगी। जिसके बाद वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन प्लेट को गायब करके एक और फॉर्मेशन प्लेट जो यान की तरफ अपेयर करती है। ये फॉर्मेशन प्लेट एक डाउ टेक्निक के जैसी ही थी, जिसमें फर्स्ट वाली तो डिफेंस टाइप थी लेकिन ये वाली अटैक टाइप फॉर्मेशन प्लेट होती है। और जैसे ही वो इसमें अपनी डुईकुई को डालना स्टार्ट कर देती है तो तुरंत ही उससे गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और इसके बाद उसके अंदर फ्रॉड साइन करना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो यंग लेडी जुआन से देखते हुए कहती हैं, ये एक अटैक टाइप फॉर्मेशन है और इसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मिस्टर आप खुद से फील कर सकते हैं। तभी जुआन भी अपना सिर हिला देता है। इस टाइम पे जोयान को डाउडी के अट्रैक्शन से भी बचने की जरूरत थी, इसीलिए वो लापरवाह होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता और इसके बाद कहता है, क्योंकि वर्कशॉप ओनर ने मुझे पहले ही 2 टाइप के फॉर्मेशन डिस्क दिखा दिए हैं तो क्या आप मुझे 3rd टाइप की फॉर्मेशन डिस्क दिखा सकती हैं जो कि अटैक और डिफेंस दोनों के लिए यूज होती है। तभी वो यंग मिस स्माइल करते हुए कहती हैं, मिस्टर आप मुझे ओनर कहते ये थोड़ा अजीब लगता है, मेरा नाम जिन याओ है। जोयान के नाम के जो अक्षर है ना उसे आगे पीछे कर दो तो इसका नाम बन जाएगा। जिसके बाद वो कहती है, मिस्टर आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं और अगर आपको कंबाइंड फॉर्मेशन चाहिए है तो आपको मेरे साथ 2nd फ्लोर पर चलना होगा, मुझे आपको वो चीजें दिखाने में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। तभी जोयान कहता है, फिर मुझे आपको थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा मिस जिन। ये देखकर जिन याओ भी स्माइल कर देती है और एक बार फिर से जॉन से पूछते हुए कहती है, मिस्टर आप मेरे 1000 मेडिसिनल हाउस में सिर्फ एरेडिक्स के लिए ही तो नहीं आए हैं, है ना?
ये सुनकर जो थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन स्माइल करते हुए उन्हें बताता है, हाँ हाँ मिस जिन, आप सही कह रही हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मेशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। मैं यहाँ पे जिस रीजन से आया था वो था मुझे 2 मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करनी थी और मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए थे और मैं बस यहाँ पे अपना लक ट्राई करने के लिए आया था। जिसके बाद जोयान और जिन याओ तुरंत ही सेकंड स्टोरी की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ पे जोयान ने स्कैन करके पाया था कि फर्स्ट फ्लोर पर उसके जरूरत का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं था। ये सोचकर जोयान थोड़ा सा हैरान और उदास भी होता है। जैसे ही जोयान और जिन याओ सेकंड स्टोरी की तरफ जाते हैं, कियान यान जो कि उन दोनों के पीछे थी काफी ज्यादा उदास तरीके से और गुस्से भरी नजरों से मिस जिन को देख रही होती है और उसकी आंखें अजीब तरीके से साइन कर रही थी, जिसमें एक अननोन सी ही फीलिंग होती है। क्योंकि जिन याओ पहले ही डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी थी तो उन्होंने भी कियान यान के बॉडी में हो रहे चेंजेस को फील कर लिया था और उन्होंने देख लिया था कि कियान यान बिल्कुल उसे दुश्मनों की तरह देख रही है, जैसे वो उसे खा जाना चाहती हो। हालांकि मिस जिन इसके पीछे का रीजन भी जानती थी कि ये सब जोयान के कारण ही होना चाहिए, लेकिन वो इसे तुरंत ही इग्नोर कर देती है और थोड़ा सा स्माइल करते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ और भी ज्यादा हंस हंस के जोयान से बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद जगह थोड़ी कम थी, लेकिन हर एक चीज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया था और वहाँ पे अलग अलग हॉल थे जिसमें हर एक तरीके का सामान बेचा जाता था। मिस जिन के गाइडेंस में जोयान उनके साथ एक जगह से होता हुआ एक हॉल के सामने पहुंचता है जहां पे लिखा हुआ था मेडिसिन। तभी जिन याओ जोयान को बताती है, मिस्टर, इस रूम के अंदर आपको कुछ कीमती और प्रीसियस मेडिसिनल हर्ब्स मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और अगर आपको वो चीजें यहाँ नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि पूरे ही यान सिटी के अंदर कोई भी दूसरा ऐसा सेक्ट या शॉप नहीं है जो कि आपको वो दे पाए। और इसके बाद वो स्माइल करती हैं और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। तभी जन भी स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि ये मामला है तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बिल्कुल भी बेकार नहीं हुई। मिस जिन, कृपया मुझे गाइड करें। जिसके बाद दोनों ही मेडिसिनल रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ जबकि कियान यान गुस्से में इधर उधर जाने लगती है और जोयान और मिस जिन से अलग हो जाती है। हालांकि जोयान की स्पिरिचुअल पावर कियान यान के ऊपर ही थी और वो हर टाइम कियान यान का पीछा कर रही थी कि कियान यान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जोयान जैसे ही रूम के अंदर एंटर होता है तो उसे सबसे पहले एक अजीब सा पेड़ दिखाया जाता है जो कि 20 फुट ऊंचा था। उस पेड़ के जो लीफ थी बिल्कुल एक पंखे की तरह थी और उसके अंदर के फ्लावर जो थे और लीफ थे बिल्कुल एक फैन की तरह और साइन कर रहे होते हैं। उसे पेड़ को देखकर जोयान अचानक ही बोलता है, 1000 फैन ट्री। जोयान ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना रेयर ट्री उसे वास्तव में यहाँ देखने को मिलेगा। जोयान को पता था कि जो 1000 फैन ट्री है इसमें एक फ्लावर 10 साल में आता है और इस फ्लावर को यूज करने के लिए लीफ को यूज करने के लिए 100 साल तक रुकना पड़ता है। इस टाइम पे जोयान अपने सामने के ट्री को देखकर ये बता सकता था कि ये कम से कम 1000 साल पुराना होगा। तभी मिस जिन भी जोयान की तरफ देखते हुए कहती हैं, मिस्टर, आप बिल्कुल एक एल्केमिस्ट लगते हैं। ये मेरी मेडिसिनल शॉप का 1000 फैन ट्री वास्तव में 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि दुर्भाग्य से कुछ साल पहले ये पेड़ मुरझा गया और मर गया। चाहे हमने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, हम वापस से इसे रिवाइव नहीं कर पाए थे। जिसके बाद वो थोड़ा सा सैड हो जाती है, जिसे देखने से पता चलता था कि आखिरकार वो 1000 फैन ट्री को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। जिसके बाद वो बोलती है कि 1000 फैन ट्री एक ट्रेजर के तौर पर माना जा सकता था, लेकिन ये पहले ही मर चुका है, इसलिए अब मैं केवल इसे यहाँ रख सकती हूँ। जोयान को भी पता था कि 1000 फैन ट्री की जो लीव्स होती हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और एक एल्केमिस्ट तरसता है इनके लिए। हालांकि ये ट्री पहले ही मर चुका था तो अब इसकी कीमत पहले ही बहुत कम हो चुकी थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि मिस जिन इसके लिए काफी ज्यादा सैड थी। हालांकि तभी जोयान को अपने दिल में अचानक ही कुछ फील होता है, जिसके बाद जोयान थोड़ा सा अजीब तरीके से 1000 फैन ट्री को देखता है और इसके बाद कहता है, मिस जिन, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी एक रास्ता है आपके 1000 फैन ट्री को रिवाइव करने का। जोयान की बात को सुनकर मिस जिन के चेहरे पर अचानक ही स्माइल आ जाती है और वो ऐसे जोयान को देखती है जैसे कि वो ये जानना चाहती हो कि जोयान ने जो कहा उन्होंने वही सुना है या कि कुछ गलत सुन लिया। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन फिर भी वो इसे रिवाइव नहीं कर पाई थी। लेकिन जोयान इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता था कि वो इसे रिवाइव कर सकता था। तभी जोयान उनको देखकर स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद जोयान की उंगली चमकती है और उसकी उंगली से रिलीज होती है एक हेवनली फ्लेम जो कि ग्रीन कलर की होती है। और जैसे ही सभी लोग उस फ्लेम को देखते हैं, मिस जिन जैसे उस फ्लेम को देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देखती हैं। जिसके बाद उन्हें समझ में आता है कि जोयान ने ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्यों कहा था, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम होती है 5th नंबर की लाइफ स्पिरिट फ्लेम। लाइफ स्पिरिट फ्लेम के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जिसके पास होती है उसकी एज काफी ज्यादा स्लो बढ़ती है, वो हमेशा ही यंग रह सकता है, काफी लॉन्ग लाइफ जी सकता है और मेडिसिनल को काफी जल्दी ग्रो कर सकता है और मेडिसिन रिफाइनिंग में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है।
आप लोगों को हर एक हेवनली फ्लेम के बारे में पता होना चाहिए। लाइफ स्पिरिट फ्लेम जो होती है उसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि हर एक चीज को रिवाइव किया जा सकता है जिसके अंदर अगर थोड़ी भी लाइफ पावर है तो। जैसा कि 1000 ट्री एक एग्जाम्पल के तौर पर था, जिसे जिनियाओ ने कहा था कि वो अभी कुछ सालों पहले ही सूखा था और उन्हें भले ही लग रहा हो कि ये मर गया था, लेकिन जोयान इसके अंदर के लाइफ पावर को फील कर सकता था जो कि अभी भी इसके अंदर थी। और ये जोयान लाइफ स्पिरिट फ्लेम के कारण ही सेंस कर पा रहा था और यही रीजन था कि जॉन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से कह रहा था कि मैं उसे फिर से रिवाइव कर सकता हूँ। तभी जॉन को देखते हुए मिस जिन भी कहती हैं, लाइफ स्पिरिट फ्लेम, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर आपके पास ये हेवनली फ्लेम होगी, क्योंकि वो डाउडी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि लाइफ स्पिरिट फ्लेम के इफेक्ट कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद मिस जिन तुरंत ही कहती हैं, मिस्टर जोयान, मैंने सुना था कि आपके पास कई सारी हेवनली फ्लेम है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि पास्ट में मुझे इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब जबकि मैं आपकी लाइफ स्पिरिट फ्लेम देख सकती हूँ, मुझे इस पे वास्तव में पूरा विश्वास हो चुका है। तभी जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बस छोटी सी बात है। जिसके बाद जॉन समझ सकता था कि जिनियाओ इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने 1000 ट्री को वापस से रिवाइव होता देखने के लिए। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कुछ कदम आगे बढ़ता है और उस पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और इसके बाद मिस जिन की तरफ देखते हुए कहता है, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं 1000 ट्री को वापस से रिवाइव कर पाऊंगा या नहीं। हो सकता है कि इसका रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ना हो, अगर ऐसा नहीं होता तो। तभी मिस जिन कहती है, चिंता ना करें, क्योंकि ये फैंट्री पहले ही मर चुका है। अगर ये रिवाइव होता है तो ये मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर ये रिवाइव नहीं होता और डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर ये रिवाइव हो गया तो आप मेरे मेडिसिनल शॉप के अंदर से 3 चीजें ले सकते हैं। ये सुनकर जॉन तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है कि वो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ से कुछ भी 3 चीजें उठा सकता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जॉन पहले ही काफी ज्यादा गरीब होता है और उसके पास केवल 3 ही एम्परर टियर की मेडिसिनल बची हुई होती है। और प्रेजेंट टाइम पे जोयान ऑक्शन हाउस के अंदर भी पार्टिसिपेट करने वाला था, इसीलिए जोयान को ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरत थी। इसलिए जॉन कहता है, मैं इस चीज के लिए मिस जिनको काफी ज्यादा धन्यवाद देता हूँ और मैं इस ट्री को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद जोयान की जो हेवनली फ्लेम होती है धीरे धीरे उस ट्री के चारों तरफ फैल जाती है और उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जिसके कारण आसपास जो होता है लाइफ स्पिरिट फ्लेम का ऑरा फैल जाता है और आसपास के जो मेडिसिनल हब्स होते हैं तुरंत ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सूखे पड़े हुए थे और देखते ही देखते उसमें अंकुर फूटने लगते हैं। जिसके बाद चारों तरफ मेडिसिनल स्मेल इतनी प्यारी फैल जाती है कि आसपास के सभी लोगों को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है और लोग काफी ज्यादा सुकून फील कर रहे थे उस जगह पर। और ये सब कुछ लाइफ स्पिरिट फ्लेम का ही इफेक्ट था। इस टाइम पे जोयान अपनी हेवनली फ्लेम को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करके धीरे धीरे उस 1000 ट्री के तने के अंदर भेज रहा होता है, क्योंकि जोयान को वहीं पे लाइफ पावर सेंस हुई थी। हालांकि ये काफी ज्यादा हार्ड था और जोयान पूरी कोशिश करने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से भी अपनी फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसके तने के अंदर जाने के लिए जोयान की हेवनली फ्लेम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इस टाइम पे ये तना बिल्कुल एक लोहे की दीवार की तरह ही था, जो कि जोयान को आसानी से अंदर जाने ही नहीं दे रहा था और इस टाइम पे जोयान के चेहरे से पसीने की बूंदें निकलने लगी थी। हालांकि जोयान के पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था, इसीलिए उसे यही तरीका करना पड़ता है हेल्पलेस तरीके से। इस टाइम पे ये प्रोसीजर काफी ज्यादा स्लो होता है और इसमें जोयान को कुल 6 घंटे लगते हैं। इस 6 घंटे के बाद जोयान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जोयान की होली फ्लेम हेवनली फ्लेम जैसे ही उस तने के अंदर एंटर हुई थी तो थोड़ी सी आवाज आती है, जिसके बाद जोयान अचानक ही खुश हो जाता है कि ये ट्री ग्रो होने वाला होगा। लेकिन उस आवाज को सुनकर अचानक ही जोयान और जिनियाओ दोनों ही थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते लाइफ स्पिरिट फ्लेम पूरे ही ट्री को अचानक से काफी ज्यादा वाइल्ड करने लगती है और ऐसा लग रहा था कि 1000 ट्री तुरंत ही जलकर राख में बदल जाएगा, जो देखकर जोयान और जिनियाओ दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से ये तो देख सकता था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन सामने का सीन कुछ अलग ही था। जहाँ ये सभी लोग सोच रहे थे कि इस ट्री से वापस से लीफ ग्रो होगी, तभी उन लोगों को मिलता है खाली हाथ और कुछ भी नहीं होता, जो देखकर जोयान कहता है हम अभी भी अनसक्सेसफुल हुए और थोड़ा सा सैड हो जाता है। जिसके बाद जोयान अपनी लाइफ पावर को वापस से लेने वाला था कि तभी अचानक उस ट्री से आवाज आती है, जो देखकर जोयान और दोनों ही उस पेड़ को देखते हैं और अचानक ही खुश हो जाते हैं। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरे से स्माइल तुरंत ही गायब हो जाती है और वो उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो पेड़ धीरे धीरे क्रैक होना स्टार्ट हो गया था और उसके ऊपर से दरारें निकलने लगी थी, जो कि पूरी तरीके से उस ट्री को घेर लेती हैं। किसने सोचा था कि 6 घंटे बिताने के बाद उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इस टाइम पे वो 1000 ट्री पूरी तरीके से क्रैक से भर चुका था और
ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा, जो देखकर जियोयान थोड़ा सा उदास होता है और अपनी लाइफ पावर को तुरंत ही वहां से गायब कर देता है। जिसके बाद जियोयान और जिनयाओ एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा सा उदास और इमोशनल होते हुए कहते हैं, मिस्टर जियोयान, मैं वास्तव में 1000 फैन ट्री की फिक्र करती थी, लेकिन ये पहले ही मर चुका था, तो इसके लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये ट्री डिस्ट्रॉय हो गया है तो सिर्फ ये एक। हालांकि वो बोलना खत्म कर पाती कि तभी अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उन्हें 1000 फैन ट्री के अंदर हो रहे चेंजेस को देखकर विश्वास ही नहीं होता। ये देखकर जियोन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जो कि थोड़ी देर पहले निराश था तुरंत ही खुश हो जाता है। जियोन देख सकता था कि उस ट्री के अंदर जो भी क्रैक्स आए हुए थे वो ग्रीन कलर की एनर्जी से धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गए और उसके आसपास धीरे धीरे पेड़ की छाल भी निकलना स्टार्ट हो गई है, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल और कोमल और सॉफ्ट थी, और ये एक नई छाल थी। इस टाइम पे वो पूरा पेड़ एक नए ही ग्रीन कलर की छाल से घिर जाता है और ऐसा लग रहा था कि ओल्ड पेड़ तुरंत ही एक यंग पेड़ में चेंज हो गया और एक बिल्कुल ही नया हरा भरा पेड़ उनके सामने आ जाता है। इस टाइम पे ग्रीन फैन 1000 फैन ट्री लाइफ पावर से साइन कर रहा था और उस ट्री के रिवाइव होते ही आसपास तुरंत ही नेचुरल एयर प्रोड्यूस होने लगती है और एक अजीब सी स्मेल पूरे कमरे में छा जाती है, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। जिसके बाद अचानक उस ट्री से एक पत्ता ग्रो होता है, जो कि नाखून के बराबर फिर अंगूठे के बराबर बढ़ता जाता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये केवल जियोयान की लाइफ स्पिरिट फ्लेम के लिए ही था, जिसके कारण 1000 फैन ट्री इतनी जल्दी रिवाइव हो सका और उसमें एक फ्लावर भी आ गया था, सॉरी एक लीफ। उन्हें पता था कि एक 1000 फैन ट्री में लीफ को ग्रो होने के लिए कम से कम 10 साल का टाइम लगता है। इस टाइम पे जियोयान और जिनयाओ दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। हालांकि वो 1000 फैन ट्री जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ ग्रो हो रहा था एक बार फिर से रुक जाता है। जियोयान और जिनयाओ जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थे तुरंत ही थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये ग्रो होना बंद कैसे हो गया। तभी जियोयान अचानक ही चौंक जाता है और उसे फिर होश आता है कि उसने अपनी स्पिरिट फ्लेम को वापस ले लिया है। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही फिर अपनी फ्लेम को ग्लो करता है और उस ट्री के ऊपर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद 1000 फैन ट्री एक बार फिर से काफी ज्यादा स्पीड के साथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और वो लीफ जो कि अंगूठे के आकार की थी बड़ी होकर हथेली के आकार की हो जाती है और धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ये देखकर जिनयाओ तुरंत ही स्माइल करती है और कहती है, मिस्टर जियोयान, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जियोयान कहता है, इस जिन को इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। 1000 फैन ट्री को एक मिस्टीरियस ट्री माना जा सकता है। हालांकि मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन मैंने कभी इसे देखा नहीं था। मैं यही कह सकता हूँ कि आज मैं काफी ज्यादा लकी था। अगर मैं इसे बचा सका तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इस टाइम पे जियोयान उसकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक डाउडी था, इसलिए काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उनसे बात करता है। ये सुनकर जिनयाओ तुरंत ही कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर जियोयान, क्योंकि आपने 1000 फैन ट्री को बचाया है तो मैंने जो कहा था मैं उस बात को जरूर पूरा करूंगी। आप मेरे 1000 मेडिसिनल हाउस से कोई भी 3 चीजें ले सकते हैं। जिनयाओ को पता था 1000 फैन ट्री कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, साथ ही साथ ये कीमत जियोयान को भी पता था कि एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को भी ये ट्री अट्रैक्ट कर सकता है। हाफ मार्शल और एक डाउडी लेवल के वॉरियर की तो बात ही दूर थी। जिनयाओ के वर्ड को सुनकर जियोयान भी स्माइल करता है और कहता है, इस मामले में मैं मिस जिन को धन्यवाद दूंगा, और इसके बाद तुरंत ही अपने हाथ जोड़ता है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही सामने वाले रूम की तरफ जाने वाले थे कि तभी 1000 फैन ट्री एक बार फिर से ग्रो होना रुक जाता है। जियोयान और जिनयाओ जब ये देखते हैं तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। वे दोनों ही जानते थे कि 1000 फैन ट्री कितना ज्यादा स्लो ग्रो होता है और इसकी लीफ कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसी लीफ का यूज किया जा सकता था जो कि 100 साल से ज्यादा पुरानी हो, और ये स्पीड काफी ज्यादा स्लो कही जा सकती थी, क्योंकि 10 ईयर्स में केवल एक लीफ ग्रो होती थी और 100 साल तक उसे बढ़ना होता था, और उनके पास कोई लाइफ स्पिरिट फ्लेम नहीं थी कि वो काफी ज्यादा जल्दी इस ट्री को ग्रो कर पाए। इसीलिए जिनयाओ और जियोयान दोनों ही थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। उसे पता था कि अगर उसके पास स्पिरिट फ्लेम होती तो वो 1 महीने में ही 1000 साल पुरानी और 10,000 साल ओल्ड लीव्स को कलेक्ट करने में कैपेबल होती, लेकिन अगर उनके पास ये फ्लेम नहीं है तो वो केवल नॉर्मल स्पीड के साथ ही इस ट्री को ग्रो होता हुआ देख सकती हैं। ये सोचकर जिनयाओ थोड़ी सा उदास होती है और इसके बाद जियोयान की तरफ देखती हैं, और इसके बाद काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वॉइस में जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर जियोयान। ये सुनते ही जियोयान की हार्ट बीट कांपने लगती है। आखिरकार एक डाउडी लेवल का वॉरियर उसे इतने मिस्टीरियस वे में कैसे बुला सकता था, ये जियोन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तभी जियोन भी स्माइल करता और कहता है, मिस जिन कुछ और भी है क्या? जिसपे मिस जिन स्माइल करते हुए कहती है, मिस्टर जियोयान, आपको पता होना चाहिए कि 1000 फैन ट्री में एक लीफ को ग्रो होने में कितना लॉन्ग टाइम लगता है, और हम जैसे इंसानों के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मैं। तभी जियोयान कहता है, मुझे मत बताइए कि मिस जिन मेरी हेवनली फ्लेम को उधार लेना चाहती है। जिसके बाद जियोयान के फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं, भौहें उठ जाती है और तुरंत ही उनसे पूछता है। जियोयान की बात को सुनकर जिनयाओ तुरंत ही स्माइल करती है और जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आखिरकार 1000 फैन
ट्री की लीफ की ग्रोइंग स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। मिस्टर जोयान अगर मुझे अपनी लाइफ स्पीड फ्लेम उधार दे सकते हैं तो मैं आपको 1000 लीफ ट्री का 5वां हिस्सा देने को तैयार हूँ। उसकी बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा शॉक होता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिनयाओ 1000 फैन ट्री को ग्रो करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं। हालांकि जोयान ये सोच ही रहा था कि तभी जिनयाओ जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, साथ ही मिस्टर जोयान मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। और मिस्टर जोयान को पता होना चाहिए कि एक डाउडी लेवल के वॉरियर का एहसान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जोयान जिनयाओ की बात को सुनकर तुरंत ही चौंक जाता है। उसे पता था कि प्रेजेंट टाइम पे 4 सुपर सेट के साथ उसका आगी और पानी के जैसा रिश्ता है, और अगर इस टाइम पे उसके पास एक डाउडी लेवल के वॉरियर का सपोर्ट होगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर तो फील कर ही सकता है। और अगर यहाँ पे जोयान एक डाउडी पर एहसान कर देता है तो फ्यूचर में ये उसके लिए हेल्पफुल होगा। जिसके बाद जोयान अपने दिल में कुछ सोचता है और उन्हें देखते हुए कहता है ठीक है। जिसके बाद जोयान के हाथ में एक ग्रीन कलर की हेवनली फ्लेम अपीयर होती है, जिसके पास आसपास का टेम्परेचर तुरंत ही बढ़ जाता है और चारों तरफ गर्म हवा बहने लगती है। तभी जिनयाओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जोयान को तरफ देखने लगती हैं। तभी जोयान भी अपनी हेवनली फ्लेम को देखकर जिनयाओ की तरफ देखता और स्माइल करते हुए कहता है, मिस जिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण यह हेवनली फ्लेम पूरी तरीके से तो मेरी बॉडी से अलग नहीं हो सकती, लेकिन मैं मिस जिन को इस हेवनली फ्लेम की सीड फ्लेम को दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस जिन को मेरी बात को समझना चाहिए। ये सुनकर तो जिनयाओ तुरंत ही चौंक जाती है और इसके बाद स्माइल करते हुए तुरंत ही कहती है, मिस्टर जोयान को इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही मुझे ये फ्लेम देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, इसीलिए इस फ्लेम को लेकर मैं आपको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी। आखिर ये आपकी फ्लेम है। ये देखकर जोयान स्माइल करता है और इसके बाद अपनी फ्लेम को देखता है और उससे मुट्ठी भर फ्लेम तुरंत ही जिनयाओ की तरफ बढ़ने लगती है। और इसके बाद जोयान उसे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चिंता मत करिए क्योंकि ये केवल एक सीड फ्लेम है तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी और इसका बैकलेस थोड़ा वीक होगा। हालांकि इसका इफेक्ट भी थोड़ा कम ही होगा अपनी नॉर्मल फ्लेम से। तभी मिस जिन कहती है, ये पहले ही काफी है मिस्टर जोयान कि आपने मुझे एक हेवनली फ्लेम दे दी, और ये चाहे कितनी भी स्लो क्यों ना हो, आखिरकार 1000 फेन ट्री को बढ़ाने के लिए इसकी नॉर्मल स्पीड से तो काफी तेज होगी। इसके लिए मिस्टर जोयान को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर जोयान भी स्माइल कर देता है। जोयान को पता था कि ये सीड फ्लेम है जिसकी पावर नॉर्मल फ्लेम से तो कम ही होगी, लेकिन अगर बात 1000 ट्री को रिवाइव करने की है तो ये फ्लेम अभी भी एक पावरफुल हेवनली फ्लेम की फ्लेम सीड है। ये उसे रिवाइव करने में कैपेबल होगी। हालांकि मिस जिन को अब हेवनली फ्लेम तो मिल गई थी, लेकिन 1000 फैन ट्री के पत्ते के 5वें भाग को देना वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार ये कीमत बहुत ज्यादा लग रही होती है उन्हें। हालांकि वो जानती थी कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और वो जोयान को ये पत्ती नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये वर्ण उनके मुंह से पहले ही निकल चुके थे जिससे वो पीछे भी नहीं हट सकती थी। इसीलिए वो केवल जोयान को एक 1000 फैन ट्री का लीफ दे सकती थी। हालांकि कोई और होता तो बात अलग थी, लेकिन जोयान को लेकर उनके जो थॉट थे वो थोड़ा सा अलग थे। यहाँ पे जोयान को भी पता था कि उनके सामने की जो यंग मिस लेडी है वो अगर इस लेवल तक पहुंची है जहाँ पे यान सिटी के अंदर इतने सारे डाउडी लेवल के वॉरियर हैं तो ये भी काफी ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड होगी। इसलिए जोयान भी उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। साथ ही साथ जब मिस जिन ने भी जोयान को फर्स्ट टाइम देखा था तो वो तुरंत ही समझ गई थी कि इस लड़के के अंदर भले ही पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की है, लेकिन इसका ऑरा और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। साथ ही साथ उन्होंने जोयान के ऑरे को फील किया था जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी था। इसीलिए वो जोयान से शुरुआत से ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस फीलिंग्स को फील कर रही थी, मतलब मिस्टीरियस ऑरे को फील कर रही थी। और वो चाहती थी कि जोयान के साथ उनके रिलेशन अच्छे रहे, जो कि फ्यूचर के लिए उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला था। जिसके बाद जिनयाओ तुरंत ही जोयान की दी हुई हेवनली फ्लेम को अपनी डुईक्यू के साथ मिक्स करती है और तुरंत ही उसे अपने बॉडी के अंदर ले लेती हैं। और इसके बाद कहती है, मिस्टर जोयान मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपको फ्लेम देने के बाद 1000 फैन ट्री के लीव्स का 5वां हिस्सा देने को तैयार हूँ, तो आपको मैं देती हूँ। तभी जोयान कहता है, मिस जिन थोड़ा रुकिए। जैसे ही मिस जिन ट्री की लीफ को तोड़ने वाली थी कि तभी जोयान उन्हें तुरंत ही रोक देता है। ये देखकर मिस जिन अचानक ही शॉक हो जाती है कि क्या जोयान उस ट्री की लीफ को नहीं चाहता, क्या वो इतने प्रीशियस ट्रेजर को छोड़ना चाहता है। उन्हें पता था कि एक लीफ एक डाउडी लेवल के वॉरियर को भी अट्रैक्ट कर सकती है। जोयान भला इसे क्यों नहीं लेना चाहता था। हालांकि तभी जोयान कहता है, मिस जिन क्या आप मेरे लिए 1000 फैन ट्री की वो लीफ दे सकती हैं जो कि अभी अभी ग्रो हुई है। जोयान के वर्ड को सुनकर जिनयाओ तुरंत ही शॉक हो जाती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोयान कुछ ऐसा कहेगा और एक नई लीफ के बारे में बात करेगा। हालांकि जब सामने एक नई लीफ हो जो कि लाइफ पावर से भरी हुई हो तो भला कोई ओल्ड लीफ के बारे में क्यों सोचेगा, और जो ये सोचेगा वो एक नॉर्मल पर्सन ही होगा। हालांकि इस टाइम पे ये वर्ड किसी और ने कहे होते तो मिस जिन उसे अभी का भी मार डालती, लेकिन उनके सामने वाला बंदा जोयान था, इसीलिए वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती हैं। आखिरकार जोयान ने उन्हें लाइफ स्पिरिट फ्लेम दी थी, उनके ट्री को रिवाइव किया था। ये सब कुछ जोयान के ही कारण था, तो एक लीफ तो वो जोयान को दे ही सकती थी। साथ ही साथ उन्हें पता था कि फ्यूचर में जोयान के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और जोयान को भी पता था कि उसने एक डाउडी लेवल के वॉरियर पर अगर एहसान किया है तो वो जिलिन रेंज के अंदर बेरोक टोक घूम सकता है।
तभी मिस जिन कहती है मिस्टर जोयान मुझे मेरी कैलकुलेशन पे थोड़ी सी शर्म आती है। जिसके बाद तुरंत ही एक अट्रैक्टिव स्माइल के साथ वो जोयान को देखती हैं। अपने सामने की यंग लेडी के द्वारा ऐसा देखे जाने पर जोयान थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हुए स्माइल करता है। तभी जॉन कहता है मिस जिन आप मजाक कर रही हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि हम दोनों को वो चीजें मिल सके जो हमें चाहिए थी। मुझे पता है कि मिस जिन के लिए 1000 फैंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उससे आपसे छीनना नहीं चाहता। मुझे जो चाहिए बस वो एक लीफ ही तो है। मिस जिन मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि हमारे बीच का ये सौदा आपको निराश नहीं करेगा। और इसके बाद जॉन स्माइल कर देता है। जिसके बाद जॉन फिर से कहता है हाउस ओनर मिस जिन आप सही है। एक एलाइट डाउडी का एहसान सच में काफी ज्यादा प्रीसियस है, लेकिन रैंक 3 के एल्केमिस्ट का एहसान मेरा मानना है कि मिस जिन आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जिनिया जैसे ही सुनती है रैंक 3 एल्केमिस्ट तो उन्हें भरोसा नहीं होता और वो काफी ज्यादा शौक तरीके से जॉन को देखने लगती है कि उनके सामने का इतना यंग बंदा रैंक 3 का एल्केमिस्ट है। उन्हें पता था कि ये पावर तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ही काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है मिस्टर जोयान आप वास्तव में रैंक 3 के एल्केमिस्ट हैं। इस टाइम पे वो अपने दिल की शंका को जोयान से पूछे बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर जॉन स्माइल करता और कोई भी आंसर नहीं देता। जॉन के फेस इंप्रेशन ऐसे लग रहे थे कि जैसे जॉन सच में ही रैंक 3 का एल्केमिस्ट हो। जिसके बाद जॉन 2 पर्चे उठाता है और उनकी तरफ बढ़ा देता है, जिसमें से फर्स्ट को देखते हुए उसमें कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लिखे हुए थे। जिनिया जैसे ही जॉन से वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की एक पर्ची लेती है और उसे देखती है तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट किस मेडिसिनल पिल के हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट की कीमत और उनकी क्वालिटी को देखकर समझ गई थी कि एक रैंक 3 की ही मेडिसिनल पिल का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होने वाले हैं। और जॉन ने ये फर्स्ट जो उनको दिया था वो बोधिसत्व रिटर्निंग पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे। हालांकि जॉन उन्हें बताया नहीं था। जॉन को पता था कि इन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसीलिए इसने जॉन ने पहले इन्हें कागज पे नोट करके रखा था। तभी जॉन कहता है मिस जिन कृपया मुझे बताएं कि क्या इनमें से लिखे हुए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट यहाँ पे मिल सकते हैं। तभी मिस जिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहती हैं मेरे 1000 हाउस मेडिसिनल हाउस का एक काफी बड़ा स्टोरेज सिस्टम कहा जा सकता है, लेकिन आपके जो इंग्रेडिएंट है वो अधिकतम 2 ही मिल सकते हैं, बाकी के मेरे पास नहीं है। इसमें से ज्यादातर की कीमत काफी ज्यादा है और साथ ही साथ इन्हें इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको केवल एक बड़े मेडिसिनल हाउस में जाना होगा या कि फिर एल्केमिस्ट अलायंस में जाना होगा। एल्केमिस्ट अलायंस का नाम सुनकर जॉन के फेस इंप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। जॉन को पता था कि एल्केमिस्ट अलायंस पिल टावर के अंदर रूल किया जाता है और वो जॉन को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता था। लेकिन तभी जॉन कहता है ये सही है। मिस जिन कहती है ये सही है। मिस्टर जियोन रैंक 3 के एल्केमिस्ट हैं। एल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने की पहल करते हैं तो मुझे भरोसा है कि वो आपको अपने अंदर शामिल भी कर लेंगे और आपको मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ढूंढने में मदद भी करेंगे। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है मुझे एल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि फ्यूचर में मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। जॉन को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने की यंग लेडी वास्तव में उसे रैंक 3 का ही एल्केमिस्ट समझ रही है। जॉन की बात को सुनकर मिस जिन अचानक ही चौंक जाती है कि जोयान एल्केमिस्ट अलायंस के बारे में ऐसा कह रहा है कि उसे अभी शामिल होने में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि हर एक एल्केमिस्ट का ड्रीम होता है कि वो एल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हो पाए। और अगर उन्होंने ये सुना होता तो वो जॉन पर अब तक अटैक कर चुके होते। जिसके बाद वो जोयान को देखती है और काफी ज्यादा शौक तरीके से स्माइल करती हैं। तभी जॉन अपना दूसरा हाथ बढ़ाता है और दूसरा पर्चा उनकी तरफ बढ़ा देता है। साथ ही साथ जॉन ने अब तक उस 1000 फैंट्री की लीफ को तोड़कर अपने जेट के बॉक्स में रख लिया था और उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी दे दिया था। तभी मिस जिन कहती है मिस्टर जोयान आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल वही ले रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। आखिरकार ये फैल लीफ कुछ ऐसी है जो कि आपके पास होनी चाहिए। जिनियाओ ने भी इस बार जोयान को हल्के में लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आखिरकार जोयान को वो रैंक 3 का एल्केमिस्ट समझ रही थी। तभी जोयान 2 बार खांसता है और उसके फेस इंप्रेशन थोड़े से अट्रैक्टिव और थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी जॉन कहता है क्या मुझे पता चल सकता है कि आपके पास इस पर्चे में लिखी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होंगी। जिसके बाद जॉन दूसरा पर्चा उन्हें दे देता है और वो जैसे ही दूसरे पर्चे को देखती है तो अचानक और भी ज्यादा शौक होती है, क्योंकि जॉन ने इस बार जो पर्चा दिया था वो आइस स्प्लिट पिल का था जो कि रैंक 3 की ही पिल थी और इसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी काफी ज्यादा प्रीसियस होने वाले थे। जिनिया जैसे ही उसे स्कैन करती हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं और इसके बाद जॉन की तरफ देखते हुए कहती है मैं वास्तव में नहीं जानती कि आप किस टाइप की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि इसके आवश्यकता की जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट वो काफी ज्यादा हाई लेवल की हैं। इससे मुझे ये पता है कि ये काफी ज्यादा हाई लेवल की मेडिसिनल पिल हो सकती हैं। जिसके बाद वो कहती है मिस्टर जियोयान आपने मुझे वास्तव में काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। और इसके बाद वो स्माइल करती है। जिनिया के फेस इंप्रेशन देखकर जॉन का दिल अचानक ही डूब जाता है। उसे लगता है कि क्या उसे ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिलेंगे या नहीं। तभी वो कहती हैं मेरे 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर मिस्टर जियोयान की जरूरत के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा नहीं है। आपके इन दोनों फॉर्मूलोस के अंदर के टोटल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के अंदर मैं केवल 5 ही आपको दे सकती हूँ, बाकी के मेरे पास नहीं है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और इसके बाद वो दोनों पर्चे जियोयान की तरफ लौटा देती हैं। ये सुनकर जियोयान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
क्योंकि 5 या मेडिसिनल इंग्रेडिएंट उसे यहाँ पे मिले थे तो उसकी जर्नी यहाँ पे आने लायक थी। क्योंकि जॉन ने सोचा था कि उसे केवल 2 या 3 ही मिलेंगे, लेकिन ये पहले ही ज्यादा थे। जिसके बाद जॉन कहता है ये पहले ही काफी है। जिसके बाद जॉन के चेहरे से टेंशन पूरी तरीके से गायब हो जाती है और एक सेटिस्फाइड स्माइल जॉन के चेहरे पर आ जाती है। तो चलिए अब ये एपिसोड को मैं यहीं पर गोली मारता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट